नाज़रान मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी से मुतासरा खानदानों में तकसीम किए तकर्रुरी के खतूत। कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज दहशतगर्दी के निज़ाम को ख़त्म करने की कर रही है कोशिश। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुनक्किद किया जनता दर्शन, अवामी मसाइल की समाअत की। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने बजट इजलास से पहले खीर की तकरीब मुनक्किद की। कहा, बजट तरक्की को तेज करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करेगा। बीजेपी जमहूरियत का कत्ल करने पर तुली है। दिल्ली असेंबली के अपोजिशन लीडर आतिशी ने लगाया इल्जाम। रुकने पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा, मगरबी एशिया का तनाज़ा खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। हर किसी को डायल डाउन करने और सिफारतकारी को मौका देने की है जरूरत। न्यूयॉर्क के एक हवाई अड्डे पर एयर कनाडा का तैयारा गाड़ी से टकराया। पायलट और को पायलट हुए हलाक। नज़र आपको बता दें कि मशरिक़ वस्ता में जारी हंगामी सूरत हाल पर पीएम मोदी इस वक्त लोकसभा से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। आर्थिक भी है, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी है और मानवीय भी है। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। अध्यक्ष जी, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल है उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। अध्यक्ष जी, प्रभावित देशों में हमारे जितने भी मिशन हैं वो निरंतर भारतीयों की मदद करने में जुटे हैं। वहां काम करने वाले भारतीय हो या फिर जो टूरिस्ट वहां गए हैं, सभी को हर संभव मदद दी जा रही है। हमारे मिशन नियमित रूप से एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। यहां भारत में और अन्य प्रभावित देशों में 24/7 कंट्रोल रूम
और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इनके माध्यम से सभी प्रभावितों को त्वरित जानकारी दी जा रही है। अध्यक्ष जी, संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। सीबीएसई ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए सीबीएसई उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो। देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं, देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। प्रयास ये है कि जहां से संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई होती रहे। भारत सरकार गल्फ और आसपास के शिपिंग रूट्स पर
निरंतर नजर बनाए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। हम अपने सभी वैश्विक सहयोगियों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि हमारे मैरीटाइम कॉरिडोर सुरक्षित रहे। ऐसे प्रयासों के कारण बीते दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हमारे कई जहाज भारत आए भी हैं। अध्यक्ष जी, संकट के इस समय में देश की एक और तैयारी भी बहुत काम आ रही है। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ऐसे ही रेलवे के बिजलीकरण से भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अगर रेलवे का इतना बिजलीकरण न होता तो हर साल करीब 180 करोड़ लीटर डीजल अतिरिक्त लगता। ऐसे ही हमने मेट्रो का नेटवर्क बढ़ाया है। 2014 में जहां देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था, आज ये बढ़कर करीब 1100 किलोमीटर हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बहुत अधिक बल दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को 15,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए दी हैं। आज जिस स्केल पर वैकल्पिक ईंधन पर काम हो रहा है, उससे भारत का भविष्य और सुरक्षित होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि एनर्जी आज इकोनॉमी की रीढ़ है और ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा करने वाला एक बड़ा सोर्स वेस्ट एशिया है। स्वाभाविक है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था वर्तमान संकट से प्रभावित हो रही है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के मुतासरीन के लवाहकीन में तकर्री के खतूत तकसीम किए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि बड़ी तादाद में बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कई लोगों को तकर्री के खतूत तकसीम किए। इन्होंने कहा कि लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक़ है और वो सरकारी मशीनरी में दाखिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, फ़ौज और CAPF दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए अनथक कोशिश कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि लंबे समय तक आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई थी और इनकी पीड़ा आप सबने सुनी भी है और मुझे लगता है कि उसको लोगों तक पहुंचाने का काम भी आपने किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शुरुआत करी है और अब तक आज को लेकर के 438 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। सभी DCs और SSPs को ये निर्देश हैं कि अपने अपने जिले में इस तरह के जितने भी मामले हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र संस्तुत करके GAD को भेजें। हर नियुक्ति पत्र पूरी तरह से जांच करके मुतमईन होने के बाद ही दिया जाता है, क्योंकि अगर एक गलत व्यक्ति को चला जाएगा तो उसकी चर्चा ज्यादा होगी। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने बजट इजलास से पहले खीर की तकरीब मुनक़िद की। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कूली तलबा को पेश की। वज़ीर आला ने शहीद दिवस के मौके पर शहीद आज़म सरदार भगत सिंह को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि बजट तरक्की को तेज़ करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और रिहायशियों के म्यार ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा।
इस मौके पर दिल्ली के वज़रा भी मौजूद थे। दो 2026-27 हमारी सरकार का ये दूसरा बजट दिल्ली के विकास की गति बढ़ाने वाला, दिल्ली में रह रहे लगभग 3 करोड़ लोगों को सुविधाएं देने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाला और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाला बजट होगा। ये बजट दिल्ली के विकास को और अधिक गति देते हुए दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां जनसाधारण खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा बजट जिसमें स्टूडेंट्स के लिए बेहतर फैसिलिटीज, एक ऐसा बजट जहां दिल्ली शहर के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा बजट जहां बेहतर हवा, बेहतर स्वच्छता, एक हरी भरी दिल्ली। दिल्ली असेंबली के बजट इजलास का आगाज़ हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने असेंबली में इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की मजमूई रियासती पैदावार साल 2025-26 में तकरीबन 13.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया है। इक़्तिसादी सर्वे में मईशत की मौजूदा सूरत हाल, तरक्की की रफ्तार और मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी को पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 प्रस्तुत करती हूं विधानसभा के पटल पर। ये आर्थिक सर्वे सभी सदस्यों को नेवा के माध्यम से उपलब्ध करा दिया। दिल्ली असेंबली की अपोजिशन लीडर आतिशी ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी जमहूरियत का कत्ल करने पर तुली है। इन्होंने कहा कि असेंबली जमहूरियत का मंदिर है जहां आवाम की आवाज़ बुलंद होती है, जहां हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन बीजेपी ने फैसला किया कि अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाएगा। ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत का कत्ल है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। आज हम दिल्ली विधानसभा के बाहर खड़े हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है जहां पर जनता की आवाज उठाई जाती है। पक्ष भी उठाता है, पक्ष भी आवाज उठाता है, विपक्ष भी आवाज उठाता है। लेकिन बीजेपी ने सोच लिया है कि विपक्ष को आवाज उठाने नहीं देंगे। ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा, विपक्ष के विधायकों को जनता की आवाज उठाने पर महीने 2 महीने तक विधानसभा से निष्कासित किया जाएगा, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जनता दर्शन मुनक़िद किया। इस मौके पर आवाम ने इनके मसाइल को पेश किया। वज़ीर आला ने आवाम के मसाइल की समाअत की। अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुतल्लका अहदेदारों को फौरी हिदायत भी दी गई। उत्तराखंड बीजेपी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में रियासती सतह की तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी को उजागर किया और अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों में रियासत ने तरक्की की नई मनाजिल तय की हैं और हुकूमत ने शफाफियत, रोज़गार के मौक़े और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इतनी विशाल संख्या में पधारे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपने यहां पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सभी को मां शक्ति के उपासना के पर्व नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव संवत्सर भी हमारा प्रारंभ हुआ है, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं।
और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि वह हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। इसके साथ ही मैं इस अवसर पर भारत माता के अमर सपूत सरदार भगत सिंह जी को, राजगुरु जी, सुखदेव जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आज के ही दिन मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने भोपाल में सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में मुंतखब उम्मीदवारों के साथ एक डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की, उनकी मेहनत, लगन और कामयाबी की सताइश की। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती और उससे ज्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूं। मगरबी एशिया के तनाज़े पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने कहा कि तनाज़ा अपने ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है। इन्होंने कहा कि हर किसी को डायल डाउन करने और सिफारतकारी को मौका देने की ज़रूरत है। मनीष तिवारी ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि अमन मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है जो खित्ते में अमन व इस्तेकाम ला सकता है। The war in West Asia has entered a very critical phase. There has been escalation since yesterday of an unprecedented level. The Iranians have actually attempted to ostensibly hit the Israeli nuclear research reactor. President Trump has issued a warning which is going to expire today evening. And so therefore the conflict has entered perhaps its most dangerous phase. There are 3,000 ships which are idling in the Persian Gulf and in the Gulf of Oman. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।